नमस्कार दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के निर्माण में मुख्य योगदान देने वाले टाटा कंपनी के बारे में, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बारे में। तो नमस्ते दोस्तों, एक नए तरीके से नए प्रोजेक्शन के साथ जिसने पूरे इंडिया इनको हिला कर रख दिया है, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक टाटा ग्रुप। और खबर यह है कि टाटा ग्रुप अपने सबसे पावरफुल इंसान को अब खोने जा रहा है। लेकिन बात यही है कि ये सिर्फ एक चेयरमैन के जाने की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा पावर स्ट्रगल और इसका असर शेयर बाजार पर भी अब दिखाई देने लगा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी ये जो हैं अब टाटा ग्रुप से अलग होने वाले हैं। एक ही दिन में टाटा ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू में हजारों करोड़ों रुपए की गिरावट आने का। तो सवाल यह है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन आखिर क्यों हट रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों, क्या यह उनका अपना खुद का फैसला है या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव रहा है, यह मुख्य कहानी निकल के आई है, या फिर उन्हें हटने के लिए मजबूर किया गया। आज हम पूरी कहानी, और सबसे बड़ी बात, ये टाटा एन चंद्रशेखरन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से जो है टाटा कंपनी या उसके परिवार से अलग के व्यक्ति जो है इसके अध्यक्ष बने थे। तो सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से कॉन्टेस्ट इसका निकल के आया है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं टाटा कंपनी के चेयरमैन के रूप में जो उस परिवार से नहीं आते हैं, टाटा कंपनी परिवार से नहीं आते हैं। तो खबर यह है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, जिन्हें लोग प्यार से चंद्रा भी कहते हैं, उन्होंने अपनी मौजूदा टर्म खत्म होने के बाद यानी 20 फरवरी 2027 को चेयरमैन पर से हटने का फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो टाटा के चेयरमैन नहीं रहने वाले। उन्होंने बोर्ड को साफ कह दिया है कि वो दोबारा अपॉइंटमेंट का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं है, क्योंकि चंद्रा ने या चंद्रशेखरन ने करीब 9 साल तक टाटा ग्रुप को लीड किया। 9 साल तक उन्होंने उसको चलाया। उनके जाने की खबर सामने आते ही टाटा ग्रुप के कई बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली। और सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखरन को किसी भी प्रकार के दबाव से हटाया गया, या चंद्रशेखरन किसी भी प्रकार के फैसले से अपने स्वभाव से पीछे हटने की ओर बढ़ रहे हैं। इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा। चंद्रा या चंद्रशेखरन है कौन, किस तरीके से इन्होंने टाटा कंपनी को संभाला और किस तरीके से इन्होंने जो है टाटा कंपनी के लिए जो है काम किया हुआ है, किस प्रकार से इनकी 9 साल की इतनी बड़ी जो है एक कमान रही टाटा की, किस तरीके से। अगर टाटा ग्रुप की मॉडर्न हिस्ट्री समझना है तो चंद्रशेखरन का नाम उनमें सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है। कहानी शुरू होती है 1987 से। 1987 में एक यंग इंजीनियर नटराजन चंद्रशेखरन टीसीएस में एक इंटर्न के तौर पर जुड़े। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही इंसान आगे चलकर पूरे टाटा ग्रुप की कमान को संभालेगा और वो उस पूरे टाटा ग्रुप की कमान को संभालने की जिम्मेदारी इनको मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टीसीएस में अपनी जगह बनाई और फिर 2009 में वो टीसीएस के सीईओ बने, मतलब काफी उच्च पद पे गए। उनके नेतृत्व में टीसीएस ने टाटा कंसल्टेंसीज बोलते हैं, टीसीएस को टाटा कंसल्टेंसीज बोलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में अपनी जगह मजबूत की। लेकिन फिर आया 2016 का वो दिन, टाटा ग्रुप के इतिहास का एक बेहद बड़ा बोर्ड रूम ड्रामा। उस समय के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को अचानक पद से हटा दिया गया। पूरा बिजनेस वर्ल्ड हैरान रह गया। रतन टाटा ने खुद इंटरिम चेयरमैन की जो कुर्सी थी उन्होंने खुद जिम्मेदारी संभाली थी। उद्देश्य था कंपनी का स्थिर करना, कंपनी की पूंजी को, कंपनी के को किसी भी प्रकार से इंटरनेट को सुरक्षित रखना। मसला वही है, कंपनी को स्थिर करने के लिए जिस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी गई। और फिर 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का नया चेयरमैन बनाया गया। इसलिए भी ऐतिहासिक था यह दिन क्योंकि वह टाटा ग्रुप के लंबे इतिहास से जुड़े रहे। पहले ऐसे चेयरमैन थे जो न पारसी थे और न ही टाटा परिवार से आते थे। एन चंद्रशेखरन ना पारसी हैं और ना टाटा परिवार से आते, पहले व्यक्ति थे जो बाहरी थे और जो टाटा कंपनी को संभाल रहे थे। ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन चंद्रा ने इस जिम्मेदारी को संभाला और अगले करीब 9 साल तक बहुत शानदार, बेझिझक और बेदाग तरीके से टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। लेकिन दोस्त, जो इंसान अपनी बड़ी जिम्मेदारी 9 साल तक संभाल रहा, वो अचानक इसे छोड़ने का फैसला क्यों करेगा? क्या ऐसे कोई दबाव था या कोई ऐसी पारदर्शिता में कमी आई जिसके कारण इनको यहीं से कहानी को दिलचस्प मोड़ देना पड़ा? असल में समस्या इस बात की है कि एक उम्र भी होती है, एक उम्र का पड़ाव भी था, क्योंकि उसके पीछे थी एक छुपी हुई जो रस्साकसी है। असली विवाद क्या है, यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि एन चंद्रशेखरन, क्योंकि एन चंद्रशेखरन टीसीएस, पहले वो टीसीएस के सीईओ रहे हैं। ये टीसीएस है जो एग्जाम कराती है, टाटा कंसल्टेंसी, जो बड़े एसएससी, बैंक, रेलवेज के जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं टीसीएस ही कराती है। तो चंद्रा और टाटा जो ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद थे। मुख्य मुद्दा था चंद्रशेखरन का रीअपॉइंटमेंट और टर्म एक्सटेंशन। अब इसे आसान भाषा में अगर समझेंगे तो टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है टाटा ट्रस्ट जो शामिल है उसमें। यही वजह है कि टाटा ट्रस्ट का टाटा सन्स की गवर्नेंस में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रशेखरन जो है वो रीअपॉइंटमेंट को लेकर पहले भी सवाल
उठा रहे थे। खासतौर पर एयर इंडिया, जिस प्रकार से एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा प्ले इन बिजनेसों में हुए घाटे को लेकर जो देख रेख कर रहे थे और भविष्य की लिस्टिंग को लेकर भी उनकी निगाह बनी हुई थी, कुछ चिंताएं सामने आई थी। कहा गया कि फ्यूचर लिस्टिंग को लेकर लिखित कमिटमेंट भी मांगी गई थी। समस्या इस बात का है कि 1932 में टाटा ने पहली एयरलाइंस हिंदुस्तान में शुरू करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो टाटा कंपनी के तहत ही पहली एयरलाइंस चालू की गई थी। उस समय जमशेद जी टाटा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे झारखंड में एक शहर बसा है जमशेद नगर, है ना। तो चंद्रा के टर्म एक्सटेंशन पर काफी समय तक फैसला अटका रहा। अब सोचिए, जब आपको बार बार अपनी कंपनी में अपना फ्यूचर देखना पड़े, बार बार अपनी ही कंपनी में अपने फ्यूचर के लिए लड़ना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात आ जाती है। तो आप क्या करेंगे? उसी में से है चंद्रशेखरन जी। शायद इसी स्थिति में खुद ही रेस से हटने का उन्होंने फैसला कर लिया। उनका स्टेटमेंट काफी डिग्निफाइड था, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को के करीब 40 साल पूरे किए हैं और इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देना उनके लिए बेहद संतोषजनक रहा। उन्होंने बोर्ड से ये भी कहा कि नए जो है सक्सेसर को चुनने के लिए नए उत्तराधिकारी, सक्सेसर का मतलब हुआ उत्तराधिकारी, जल्द शुरू की जाएगी नए सक्सेसर की कहानी, ताकि ट्रांजिशन स्मूथ तरीके से हो सके। और ये पूरी कहानी एक आसान भाषा में अगर समझेंगे ना, तो पूरी कहानी को मोड़ के जो नए स्वरूप में दिया गया, ये एक लंबी राजनीति थी इस कहानी को मोड़ा गया। राजनीति नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच रही, और क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का लीडरशिप अनिश्चित होता है, बड़ी बात है, तो मार्केट में भी अनिश्चितता बढ़ती है। और मार्केट का सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से होती है? अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता से। मार्केट का रिएक्शन अब यहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि यहाँ एक राजनीति होगी। नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच में जो राजनीति हुई, उसका भुगतान कौन दे रहे हैं? एन चंद्रशेखरन जी, जो टाटा कंपनी को लीड कर रहे थे और काफी अच्छा लीड कर रहे थे। तो जैसे चंद्रा के फैसले की खबर आई या चंद्रशेखरन के फाइल आई, स्टॉक मार्केट में हलचल मची और टाटा ग्रुप की कई बड़ी कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इनमें शामिल थे टीसीएस, जो मुख्य कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और ट्रेड और टाटा पावर। ये सब एक ही ट्रेड के सेक्शन है, ये एक ही ट्रेडिंग सेशन में काम करते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियों की संयुक्त मार्केट वैल्यू है करीब 45,615 करोड़ रुपए की। शेयर मार्केट में कमी आई, सोचिए 45,615 करोड़ रुपए बहुत भारी भरकम रकम होती है। अब समझिए कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि एक ही दिन में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि वो अगले टर्म में कंटिन्यू नहीं करेंगे, और अकेले टीसीएस को करीब 32,743 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि टीसीएस वही कंपनी है जहां से चंद्रा ने अपना सफर शुरू किया था। अब शुरू किया था सफर, यानी आसान नहीं होता है सफर को शुरू करना। जिस कंपनी से उनका सबसे पुराना कनेक्शन था, जिस तरीके से उसी पर सबसे बड़ा असर दिखाई दिया, किस तरीके से कहानियां निकल के आती हैं। और उसके अलावा मुख्य बात ये थी कि जो टीसीएस कंपनी है, जिस तरीके से रतन टाटा जी, टाटा जो है, ये देखिए रतन टाटा, 1937 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपने सुना ही होगा जब इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, यह आदमी टाटा के लिए अपना पूरा जीवन खपाया हुआ है, ठीक है। तो टाटा ग्रुप के कई शेयरों पर जो दबाव बना रहा, कई निवेशकों के मन में सवाल उठते रहे, अगला चेयरमैन कौन होगा और नए चेयरमैन के आने के बाद टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजी कैसे बदलेगी, क्या काम होगा। यह एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जब किसी बड़े बिजनेस ग्रुप में लीडरशिप को लेकर अनिश्चितता आती है, तो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में नर्वस हो ही जाते हैं, वो कहीं की भी घटना हो, भले ही कंपनी के अपॉइंटमेंट मजबूत क्यों ना हो, यानी रिएक्शन काफी हद तक परिवर्तनशील हो जाते हैं। देखिए, ये रिएक्शन काफी हद तक जिस प्रकार से रहे, सेंटीमेंट ड्रिवन हो सकता है, इसका असर आम आदमी और इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी कहानी का आम आदमी और भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने जा रहा है। या पहली बात, मुख्य सवाल यहीं पे जुड़ा हुआ है कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये भारत की कारपोरेट इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है और इससे जुड़े हुए हैं कई लोगों के रोजगार, कई लोगों की जीवन और कई लोगों के घर और परिवार। तो ये है टाटा चेयरमैन की कहानी। जिस प्रकार से पूरी निष्कर्ष के बाद टीसीएस जैसी ज्वाइंट कंपनी, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत हाई लेवल की कंपनी है, जो पूरी तरीके से जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही है। टाटा मोटर्स जैसी ऑटो कंपनी, जगुआर, लैंड रोवर जैसी ग्लोबल ब्रांड की जो गाड़ियां हैं और एयर इंडिया जैसी एविएशन कंपनी शामिल है। अगर लीडरशिप ट्रांजिशन सही तरीके से नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ शेयर होल्डर्स पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर एम्प्लॉयज पर पड़ेगा, सप्लायर्स पर पड़ेगा, इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा और पूरे बिजनेस कॉन्फिडेंस पर भी पड़ सकता है मामला। दूसरी बड़ी बात, अब टाटा सन्स के सामने सबसे बड़ा सवाल है अगला चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि जो भी आएगा, जिसको भी लाया जाएगा, उसे सिर्फ बिजनेस नहीं चलाना होगा, उसे टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच
गवर्नेंस को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा ट्रस्ट और टाटा गवर्नेंस और टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों के बीच में अगर गवर्नेंस नहीं बैठी तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ सकता है। और तीसरी बात, अगर आप टाटा ग्रुप के शेयर में निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म में वैलिडिटी देखने को आपको मिल सकती है, और वैलिडिटी शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो अचानक से जो है कई चीजों को बदलाव आपको देखने का, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स को देखना ज्यादा जरूरी होता है। 9 साल बाद अचानक जी क्यों बदलाव आया, क्यों इस तरीके से जो है एन चंद्रशेखरन जी ये फैसला लिए हैं, 9 सालों के बाद इतना कंपनी को आगे ले जाने के बाद स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन पे काम करना, इंडिविजुअल्स पे बड़े फैसले लेना, और सबसे बड़ा सवाल चंद्रा या चंद्रशेखरन गए क्यों, तो सबसे बड़ा सवाल वही है कि अब उस सवाल पे आते हैं कि जिससे हमने इसकी शुरुआत की थी, जहां चंद्रशेखरन ने अपनी मर्जी से गए या उन्हें हटाया गया। तो इसका सबसे सटीक जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही छिपा हुआ है। उन्होंने खुद री अपॉइंटमेंट स्वीकार न करने का फैसला लिया, यह उनका खुद का फैसला था कि उन्होंने री अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह फैसला ऐसे समय में आया जब कई महीनों से टर्म एक्सटेंशन को लेकर तनाव और डेडलॉक की खबरें बढ़ती थी, यानी डेडलॉक की खबरें आ रही थी, और उन्होंने इसका फैसला या इसको जो है स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने खुद कदम पीछे खींचा, लेकिन उसके पीछे की परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण रही, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं, और उन्होंने ऐसे फैसले लिए भी। समय है डिजाइन करने का, स्टेटमेंट देने का, तो कभी कभी ऐसे फैसले क्विक रिकैप करने के लिए जरूरी हो जाते हैं, ताकि आपको इतिहास में सही तरीके से याद रखा जाए। एक पूरा कहानी, पूरा प्रोजेक्शन 2017 में किस तरीके से एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं, और 2017 से जब ये चेयरमैन बनते हैं, ये टाटा कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ती है दुनिया में, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो टाटा परिवार के बाहर से थे, और ये पारसी भी नहीं थे, नॉन पारसी चेयरमैन पहले व्यक्ति थे जो नॉन पारसी बने थे। दूसरी बात, उन्होंने करीब 9 साल तक टाटा ग्रुप को लीड किया। तीसरी बात, रीअपॉइंटमेंट को लेकर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ जो उनकी बातचीत हुई, जो उनकी बहस हुई, और जो मतभेद की रिपोर्ट सामने आई है, और इस प्रकार से पूरे प्रोजेक्शन को, पूरी कहानी को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया मीडिया में, कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करने की जरूरत थी। चंद्रशेखरन ने दोबारा अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया, यह भी बात सही है। उनका मौजूदा टर्म फरवरी 2027 में खत्म हो जाने वाला है ना। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में तुरंत रिएक्शन आया, मार्केट एक ही दिन में धड़ाम से जो है पूरी तरीके से टाटा का गिर गया। 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट वैल्यू कम हो जाना अपने आप में एक बड़ी असफलता दर्ज करता है। मतलब आप एक बार जीवन में याद रखिएगा, आप कहीं भी रहें, आपके जाने से दुनिया में कमी महसूस हो या ना हो, लेकिन आपके जाने से उस संस्था पर असर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने ईमानदारी से काम किया है। तो सबसे बड़ा सवाल, टाटा सन्स का अगला चेयरमैन कौन होगा? सिर्फ एक कारपोरेट न्यूज नहीं है ये अपने आप में हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी परिवार की संस्था है। उस बड़ी चीज को हमको सिखाती कैसे यूनिटी के साथ एक बड़ी कंपनी को टाटा ने चलाया। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से कंपनी चल रही है। कोई भी इंसान कितना भी सफल क्यों ना हो, गवर्नेंस, ट्रस्ट, लीडरशिप और किसी बड़ी संस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीनों चीजें होंगी तभी आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। इसीलिए इस पूरी कहानी में, इस पूरे प्रोजेक्शन में यही मुख्य बात निकल के आती है कि रियल लाइफ को समझने के लिए भी जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आ जाते हैं। और यही पूरी कहानी, यही पूरा नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच में मामला बिगड़ता गया, और वहीं से पूरी कहानी का हिस्सा बदल जाता है। लेकिन जिस प्रकार से एयर इंडिया, आपको मालूम होगा कि एयर इंडिया जो टाटा वाला था 1932 से शुरुआत हुई है, जब हिंदुस्तान में लोग सोच भी नहीं चलते थे, तब से ये चल रहा है। और 40 साल का सफर जो है उनकी, देखिए चंद्रा का जो ये सफर है, उनकी वाइफ ने ये ट्वीट किया हुआ है, 40 से यह सफर केवल एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, प्यार, मेहनत और अनगिनत सीखों का है। ये जो है चंद्रा जी का कमेंट आया हुआ है ना। इस एक्सपेरिमेंट के लिए, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए हम काम करते रहेंगे, वो तो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन आपके हिसाब से टाटा सन्स का अगला चेयरमैन कौन हो सकता है? आप जरूर थोड़ा सा अपॉइंटमेंट दीजिएगा, अपनी जानकारी दीजिएगा, अपनी कहानी को हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि एक व्यक्ति का इतनी बड़ी संस्था को छोड़ के चले जाना, इतनी बड़ी संस्था पे स्वाहा हो जाना, या इतना बड़ा नुकसान हो जाना, कहीं ना कहीं ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज के लिए उचित नहीं है। और भारत की इतनी बड़ी कंपनी, जिसको इतना ईमानदार, इतना परिपक्व व्यक्ति मिला हो, उसको संभाल पाना। अब देखिए, नोएल टाटा जब टाटा जिंदा थे तभी से वो स्थायी रूप से जमे हुए हैं। अध्यक्ष के ट्रस्ट, जो टाटा ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष नोएल टाटा जी हैं, और मेन वही है, ट्रस्ट ही है। उसके बाद जिस प्रकार से कंपनी है, चूंकि चंद्रशेखरन जी इसके चेयरमैन है, तो इनके अंडर में है, ठीक है। अब इसके टाटा कंसल्टेंसी जो टीसीएस है, उसका 32,743 करोड़ का अकेले का जो है घाटा हो रहा है इनके ऐलान के बाद। तो इंडिया जो इंक है, जिस प्रकार से पूरा इनका प्रोजेक्शन है, जिस प्रकार से टाटा पूरी कंपनियों की सारी जो गाड़ियां हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टाटा किस तरह की, जगुआर आपने सुना होगा, टॉप क्लास की इंडिया की टॉप मोस्ट गाड़ियों में से एक है जगुआर, ठीक है। जगुआर लैंड रोवर आपने सुना होगा, वो कंपनी वो टाटा बनाती है, ठीक है। और बहुत ही मजबूत और बहुत ही ये है। अब देखिए, सस्पेंस इस बात का है कि नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच में विवाद
थोड़ा सा बढ़ गया। और लेकिन मामला ये है कि चंद्रशेखरन जी खुद नहीं चाह रहे हैं वो रीअपॉइंटमेंट लें, ये भी एक मसला है। लेकिन अब कितना सस्पेंस बना रहेगा, कब तक बना रहेगा, वो 2027 फरवरी में ही निकल के आएगा। लेकिन टाटा कंपनी जिस प्रकार से भारत को और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है, उसके लिए जो है टाटा कंपनी और टाटा परिवार जो है उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। भारत के विकास में उसकी जो जिम्मेदारी रही है, भारत की प्रगति में जो उसकी जिम्मेदारी है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में वो लिखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप आवास नेशन परिवार से जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मैसेज को दूर तक पहुंचाइएगा और जुड़े रहिएगा। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।